इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद तो है, लेकिन अक्सर दिखाई नहीं देती। एक ऐसी दुनिया जहां विचार, भावनाएं और काम हमेशा उतने स्वतंत्र नहीं होते जितने वो प्रतीत होते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे अपने हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम मानव व्यवहार को आकार देने वाली उन छिपी हुई ताकतों की पड़ताल करेंगे और उस अंधेरे को रोशन करेंगे जो मैनिपुलेशन की कला को मुमकिन बनाता है। ये सवाल थोड़ा डराने वाला है ना? क्या होगा अगर जो फैसले हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं वो असल में हमारे हों ही नहीं? मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बुनियादी सिद्धांत है उसकी अदृश्यता, यानी इनविजिबिलिटी। सच्ची मैनिपुलेशन में कोई जोर जबरदस्ती या चीख पुकार नहीं होती। ये तब सबसे ज्यादा सफल होती है जब टारगेट को ये पूरा विश्वास होता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है। सच कहा जाए तो स्वतंत्र इच्छा का ये भ्रम ही वो सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल पर्दे के पीछे से प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। तो चलिए इस अदृश्य खतरे की गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छिपा हुआ प्रभाव आखिर अंधेरे में काम कैसे करता है और हमारी तर्कशक्ति को कैसे चकमा देता है। जरा इस विचार पर गौर करें। एक मैनिपुलेटर तब सफल होता है जब टारगेट को लगता है कि वो आजाद होकर फैसले ले रहा है, जबकि असल में वो पहले से लिखी गई एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है। ये बात बहुत गहरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि मैनिपुलेशन किसी पर ताकत आजमाने या क्रूरता दिखाने के बारे में नहीं है। ये किसी की बहुत गहरी जरूरतों, अनसुलझे मानसिक घावों और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाने के बारे में है। एक कुशल मैनिपुलेटर बड़ी आसानी से भांप लेता है कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, चाहे वो अपनेपन का एहसास हो या सुरक्षा की भावना, और फिर वो खुद को उसी जरूरत के समाधान के रूप में पेश कर देता है। चलिए अब सीधे इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर हमारे दिमाग को हाईजैक कैसे किया जाता है। इसके पीछे की बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस क्या कहती है? मैनिपुलेशन सीधे हमारे मस्तिष्क की संरचना को निशाना बनाता है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है, एक तार्किक या रैशनल, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा भावनात्मक यानी अमिग्डाला। अब अगर कोई सीधे हमारे रैशनल दिमाग से बहस करे तो हम तुरंत सोच समझकर लॉजिक लगा लेंगे, लेकिन एक शातिर मैनिपुलेटर ऐसा नहीं करता। वो डर, अपराध बोध या शर्म जैसी बेहद मजबूत भावनाओं को ट्रिगर करता है। इससे होता यह है कि हमारी तार्किक सोच पूरी तरह से बायपास हो जाती है और सीधे हमारा अमिग्डाला यानी इमोशनल हिस्सा कंट्रोल में आ जाता है, बिल्कुल किसी हाईजैक की तरह। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब रातों रात नहीं होता। इसे क्रमिक वृद्धि या इंक्रीमेंटल एस्केलेशन कहते हैं। ये बिल्कुल उबलते मेंढक वाली स्थिति है। शुरुआत बहुत छोटी छोटी सामान्य लगने वाली मांगों से होती है। समय के साथ धीरे धीरे बिना एहसास कराए बर्दाश्त करने की सीमा बढ़ा दी जाती है। हर अगला कदम पिछले वाले का एक स्वाभाविक हिस्सा लगता है, और जब तक किसी को एहसास होता है कि वो एक जाल में फंस चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पीछे हटना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि दिमाग कैसे हाईजैक होता है, तो जरा उनके हथियारों पर नजर डालते हैं। एक मैनिपुलेटर के टूलकिट में आखिर होता क्या है और वो किन तरीकों का इस्तेमाल करता है? इसमें सबसे खतरनाक और विनाशकारी हथियारों में से एक है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग सिर्फ एक आम झूठ बोलना नहीं है। ये सीधे सीधे किसी की असलियत, उसकी वास्तविकता की नींव को ही हिला देने जैसा है। बार बार गैसलाइटिंग होने से इंसान अपनी ही याददाश्त, अपने परसेप्शन और अपने ही मानसिक संतुलन पर शक करने लगता है। धीरे धीरे उसका खुद पर से भरोसा इतना उठ जाता है कि सच और झूठ का फर्क करने के लिए वो पूरी तरह से उसी मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। सुनने में ये साधारण से लगने वाले वाक्य कितने खतरनाक हो सकते हैं, जरा सोचिए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ये वास्तविकता को सिरे से नकारता है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद ये सीधा अपराध बोध या गिल्ट पैदा करता है। एक केस स्टडी लेते हैं। वर्कप्लेस में जेम्स नाम का एक मैनेजर है। वो अपने कर्मचारियों की मेहनत का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, और जब कोई आवाज उठाता है तो वो इन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल करके उल्टा उन्हीं कर्मचारियों को स्वार्थी और दोषी महसूस कराता है। इसे गिल्ट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कहते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक तरीका है जो वाकई हैरान करने वाला है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या रुक रुक कर मिलने वाला इनाम। मान लीजिए एक पल में कोई बहुत प्यार और ध्यान देता है और अगले ही पल बिना किसी वजह के एकदम रूखा हो जाता है। ये अनिश्चितता एक चक्र बना देती है। विज्ञान हमें बताता है कि ये वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम लगातार और एक समान मिलने वाले स्नेह से कहीं ज्यादा लत लगाने वाला होता है।
इंसान बस उस एक अच्छे पल, उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को वापस पाने की उम्मीद में फंसा रह जाता है। और ये चक्र कैसे काम करता है, इसे सारा और मार्कस की केस स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। सबसे पहले आता है लव बॉम्बिंग का फेज, जहां हद से ज्यादा प्यार, ध्यान और वादे किए जाते हैं। फिर अचानक आता है अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन, जहां बिना वजह आलोचना और अनदेखी शुरू हो जाती है। इस भ्रम और दर्द की वजह से एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड में इंसान बस उस पहले वाले फेज के प्यार को फिर से महसूस करने की उम्मीद में हर तरह का बुरा बर्ताव सहने लग जाता है। अब तक हमने आपसी रिश्तों और व्यक्तिगत स्तर पर बात की, लेकिन क्या हो अगर ये धोखा एक बहुत बड़े वैश्विक स्तर पर हो रहा हो? डिजिटल युग में मैनिपुलेशन का चेहरा कैसा है? हैरानी की बात यह है कि अकेलेपन और इमोशनल हाईजैकिंग के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक घनिष्ठ रिश्ते में काम आते हैं, वही आज बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बस तरीका और स्केल बदल गया है। एक तरफ जहां रिश्तों में गैस लाइटिंग और इमोशनल अब्यूज है, वहीं दूसरी तरफ एल्गोरिथम टारगेटिंग, डीप फेक्स और दुष्प्रचार अभियान है। टेक कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों या कॉग्निटिव बायस का फायदा उठाकर हमें बिना बताए एक खास विचारधारा की ओर धकेल देते हैं। ये बड़े पैमाने पर सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने का आधुनिक तरीका है। लेकिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण भी है। मैनिपुलेशन से बचाव का सबसे पहला और अहम कदम है उन चेतावनी के संकेतों यानी रेड फ्लैग्स को पहचानना। चलिए कुछ बहुत ही स्पष्ट रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। बातों और हरकतों में मेल ना होना, बिना बात के छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, सामने देखी हुई घटना को भी सिरे से नकार देना, व्यवहार में अचानक और अजीब बदलाव आना, और सबसे बड़ा संकेत दोस्तों और परिवार के सामाजिक दायरे से अलग थलग कर देना। ऐसी स्थिति में घटनाओं को एक डायरी या दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड करना और सबसे जरूरी अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना बहुत अहम हो जाता है। अगर अंदर से लग रहा है कि कुछ गलत है तो अक्सर वो गलत ही होता है। संकेतों को पहचानने के बाद अब वक्त है अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक ढाल बनाने का। इस तरह के प्रभावों से खुद को सुरक्षित रखने की क्या ठोस रणनीतियां हो सकती हैं? जैसा कि हमने देखा, अलगाव या आइसोलेशन एक बहुत बड़ा हथियार है, तो इसका सीधा सा तोड़ है स्वतंत्रता और जुड़ाव बनाए रखना। एक मजबूत स्वतंत्र सपोर्ट नेटवर्क का होना इंसान की सबसे बड़ी ढाल होती है। जीवन में अलग अलग तरह के रिश्ते होना, बाहरी लोगों के नज़रिए को सुनना और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एक इंसान या समूह पर निर्भरता को कम करती हैं और कमज़ोर पड़ने से बचाती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प और कारगर तकनीक के बारे में बात करते हैं, ग्रे रॉक मेथड। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी मैनिपुलेटर से पूरी तरह दूरी बनाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में यह तरीका काम आता है। मैनिपुलेटर्स हमेशा ड्रामा और इमोशनल रिएक्शन की तलाश में रहते हैं। इस तकनीक में करना यह होता है कि अपनी प्रतिक्रिया को एकदम नीरस, सपाट और भावनाहीन बना लें, बिल्कुल एक ग्रे रंग के पत्थर की तरह। जब मैनिपुलेटर को उसका वो मनोवैज्ञानिक इनाम नहीं मिलता तो वो बोर होकर अपनी ऊर्जा कहीं और लगाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है, तो इसके लिए एक बेहद व्यवस्थित एग्जिट प्लान चाहिए होता है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब मैनिपुलेटर को लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ से फिसल रहा है, तो उसका व्यवहार बहुत उग्र हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज सुरक्षित करना, एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाना, बाहर निकलने के लिए एक सही टाइमलाइन तय करना और सुरक्षित बातचीत का तरीका स्थापित करना, ये बहुत ही क्रिटिकल कदम होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर समय और पूरी तरह से किसी भी प्रभाव से अछूता रहना शायद मुमकिन न हो, लेकिन ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। मैनिपुलेशन के इन अदृश्य तंत्रों को समझना मानव मनोविज्ञान की उन सच्चाइयों को उजागर करता है जो हमें एक लाचार शिकार से एक सशक्त और सतर्क पर्यवेक्षक में बदल देती हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल सामने आता है। आधुनिक प्रभाव के इस इतने जटिल जाल में वास्तव में किसी के जीवन की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? रोजमर्रा के करीबी रिश्तों से लेकर हमारे डिजिटल वातावरण तक हर जगह प्रभाव मौजूद है। इन छिपी हुई ताकतों को समझने के बाद ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारी अपनी कहानी की कमान हमेशा हमारे ही हाथों में रहे।